The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, जिसे हम पॉश एक्ट भी कहते हैं. It mandates safe and harassment-free environment for women employees. तो आज हम सिर्फ लॉ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वर्क प्लेस पर रियल बिहेवियर की, रियल फियर्स की और उन सिचुएशंस की जो हर ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं बट ओपनली डिस्कस नहीं होती. Hi, I'm Akanksha P. Nama and we have Mrs. Anjali Suneja ji with us to bring clarity on this topic, who has worked closely with the organizations and has trained many professionals. अंजलि जी, हम आपके करियर जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और साथ में फिर आपने कैसे पॉश ट्रेनिंग स्टार्ट की. ओके, सो आकांक्षा, मैंने एज एन एचआर प्रोफेशनल अपनी जर्नी स्टार्ट करी. आई स्टार्टेड माय करियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एट बैंगलोर. वहाँ एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव काम किया. L&T, फिलिप्स, बहुत ही रेप्यूटेड क्लाइंट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. उसके बाद बिकॉज ऑफ सम पर्सनल चैलेंजेस मी एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड टू रीलोकेट टू जयपुर. यहाँ आकर आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन अगेन एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव. आई जॉइंड देयर and after around 5 or 6 years I realized nahi, I really wanted to do something my own. So I started Highfure. Highfure is my first baby. एंड वहाँ हम बहुत सारे काफ़ी क्लाइंट्स को HR कंसल्टिंग एंड रिक्रूटमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते थे. बहुत से स्टार्टअप्स का वो टाइम था. इट वाज इन 2017 व्हेन आई स्टार्टेड. So बहुत सी organization, those were the startup were coming in the market and they were not able to afford an in-house HR because they were a little expensive or were out of budget for them. So we started taking assignment and help them to set up end-to-end HR processes for their organization, setting up the policies, their performance management, and then again helping them with the recruitment as well. So this is how I started my career. And coming to your next question, how I started in the posh. So I always had a sense of responsibility that मुझे कुछ ऐसा करना है that can help society to be a better place. And being a woman, मुझे हमेशा लगता था when I was into my HR professional, as an HR professional when I was practicing, मुझे हमेशा ये लगता था, in organization we talk a lot about the technical trainings, behavioral trainings, we talk about performance, employee engagement, employee well-being, welfare, but no one talks about the respect, boundaries and behavior which are making any female uncomfortable. And यहाँ से I started looking into this domain, and that was a curiosity that became my calling, or I would say it was an initiative that has become my purpose. Great. Yes. एंड आई गेस ऑर्गेनाइजेशंस को पॉश के बारे में तो पता होता है, बट हम एक बार फिर से इस बात को ऑडियंस को भी समझाना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली पॉश इज, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इनटू पॉश और आप इतने हजारों कंपनीज में ट्रेनिंग भी दे चुके हैं. तो पॉश क्या होता है और ये क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें है, आज कंपनीज को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट से या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट से इसकी जरूरत क्या है, इस एक्ट की जरूरत क्या है? ओके, सो आकांक्षा, अगर हम पॉश की बात करें तो ये एक एक्ट है, लॉ है ये, विच मेक्स इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए. इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. जैसा कि आप नाम से सुन रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, दैट मीन्स सबसे पहली स्टेप to provide a safe environment at the workplace is prevention. तो ये एक कंप्लायंस भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक पर्पस भी है, जिसके थ्रू हम एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करें वेयर पीपल फील सेफ, दे फील वैल्यूड, दे फील हर्ड. अगर किसी तरह की कोई कंप्लेन है तो उन्हें डर ना हो कि अगर मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ तो मैं ये जाकर अगर बात करती हूँ तो कहीं इसका रिवर्स इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना आए.
तो इसके लिए एक्ट के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को एड्रेस कैसे करना है, कैसे अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ पॉश एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। पर जैसे कि पॉश एक्ट तो है, इम्प्लीमेंटेड भी कुछ कंपनीज कर रही हैं, बाकी आई थिंक बहुत, आप ट्रेनर हैं, आपको शायद डेटास के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि गैप कितना बड़ा है, कितना अभी और लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बाकी है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको क्या फील होता है कि लोग ट्रेनिंग लेने के लिए कितने रेडी हैं या रेडी नहीं है? क्या आपने ऐसा कोई चैलेंज कभी फील किया? हर दिन फेस करती हूँ इसको। सबसे बड़ा जो गैप मुझे दिखता है दैट इज अवेयरनेस। पॉलिसीज ऑन पेपर हैं लेकिन कल्चर में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंप्लायंस पॉश को फॉलो करती हैं लेकिन कल्चर में फॉलो नहीं होता है। आईसी बनी हुई है लेकिन स्किल्ड नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है। उन्हें डिसीजन मेकिंग के जो इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उन्हें जो पावर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। और अगर बात करूं तो अनडाउटेडली हमारी सुप्रीम कोर्ट, WCD, they have put a lot of effort to make it mandatory for the organization to follow the POSH compliance, but still अभी gaps हैं, बहुत बड़े gaps हैं। और unfortunately the number of trainers is even very less। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को आज भी ये नहीं पता है कि पॉश इज़ अ मैंडेटरी कंप्लायंस। कुछ लोगों को बहुत सारे ऐसे मिथ उनके या मिसकंसेप्शंस हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट making themselves a compliant organization। So that's where the role of awareness comes, and it is still a big gap here। Right. And like workplace पे when we talk about women safety, जब हम वुमेन्स की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, पॉश की ट्रेनिंग देते हैं, तो somehow men at a workplace start feeling insecure। So how you would like to say to the people, like how this is not only for women and it's equally important for men also be to get trained। ओके, सो आकांक्षा, लीगली अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली पॉश एक्ट provide protection or extend the safeguard to women only, but it does not restrict organization to give a to provide a safe work environment or to cover them in their policy, anti-sexual harassment policy। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चॉइस है, if they want to cover to women only or they want to cover every gender, male or female or to third gender as well। एंड अगर हम बात करें अवेयरनेस की, सो डेफिनेटली द अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी जेंडर, बिकॉज यहाँ पे अगर विमेन राइट की बात करते हैं तो विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर। एंड जो हम मेल्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं, देन अगेन बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर, इट इज़ अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द एनवायरनमेंट सेफ फॉर एवरीवन। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है या एक मिसकंसेप्शन हमारा बना हुआ है कि ओनली फीमेल गेट हरास्ड। ऐसा नहीं है। आई हैव हैंडल्ड मेनी केसेस जहाँ पे मेल्स ऑल्सो गेट हरास्ड। तो मुझे लगता है कि नाउअडेज इट्स अ शिफ्ट इन द माइंडसेट कि आप लीगल से हटकर इसे अपने कंप्लायंस की तरह इम्प्लीमेंट, लीगल और कंप्लायंस से हटकर कल्चर की तरह आप इसको इम्प्लीमेंट करें, जहाँ आप एक स्पेसिफिक जेंडर पे बात ना करके सभी जेंडर्स, बिकॉज एवरीवन, एवरी ह्यूमन डिजर्व्स रेस्पेक्ट एंड सेफ्टी। So this is what I think, why the consideration of gender is important। करेक्ट। अंजलि जी, अगर हम सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करें वर्क प्लेस पर, तो कौन से बिहेवियर्स हैं जो पॉश के अंदर आते हैं और कौन से मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है ये भी पॉश है? सो अगर हम पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी क्लियर डेफिनेशन। कोई भी बिहेवियर विच
is making you feel uncomfortable, unwelcomed है, your personal experience it is. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ अगर मुझे ओके लगती है तो आपको भी ओके लगे, and then which is not a consented behavior. So such behavior would amount to the sexual harassment. अब अगर हम इसकी कैटेगरीज या टाइप्स की बात करें तो ये फिजिकल हो सकता है, ये वर्बल हो सकता है, जेस्चरल हो सकता है, समटाइम डिस्प्लेइंग दी सेक्सुअली कनोटेड कंटेंट हो सकता है, पोर्नोग्राफी कैटेगरी से हम कहते हैं. देन डिजिटल भी ये हो सकता है. आजकल पीपल आर ऑन much of the communication is done through the WhatsApp, people are active on the Instagram, तो ये digital platforms पे भी हो सकता है, work from home भी हो सकता है. So these are the types or the categories of sexual harassment we have. और अगर मिथ की हम बात करें कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं, सो डेफिनेटली मिसकंसेप्शंस में लोगों को अभी ये नहीं क्लियर होता है कि ये वर्क प्लेस है या नहीं है. somebody isn't very senior in the organization, इसके अगेंस्ट कंप्लेन करना is my right or not, and what if I complain and there is some retaliation. लोगों को अभी भी ये misconceptions है कि posh is only about for the women. As I said, now it's a shift in the mindset where organizations are even providing or offering the protection to male as well or to other genders as well. Then another misconception around it is अगर कोई senior है organization में तो उसके against complain नहीं कर सकते. Then it's an HR formality. या अगर ये ऑफिस के प्रेमाइसेस के अंदर हुआ है तो ही ये वर्क प्लेस है, अदरवाइज ये वर्क प्लेस नहीं है. और एंड देन अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बायस डिसीजन लेंगी. तो ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो अभी भी स्टिल क्रिएटिंग सम रेजिस्टेंस एंड नॉट अलाउइंग पीपल टू come up and share their views on it or getting the complaint registered. ऐसे आई गेस कुछ केसेस में जब ज़्यादातर केसेस जब हमारे सामने आते हैं, हम सुनते भी हैं, कॉमन जब ऑफिस पार्टीज हैं, कॉमन वर्क प्लेस पे आउटिंग्स हैं, उस टाइम पे ऐसे केसेस कभी बहुत सारे हमें सुनने को मिलते हैं. बट शायद ये भी वुमेन्स में तब मैथ होता है फीमेल एम्प्लॉयज में कि ये वर्क प्लेस के बाहर तो हम इसको वेरी कॉमन इट इज. लोगों को लगता है ये तो वर्क प्लेस में हुआ ही नहीं है, बहुत सीनियर है, उसने कहा है तो कैसे कंप्लेन कर दें. और एज यू सेड वर्क प्लेस में नहीं है. यस, इट्स अ वेरी कॉमन मेथड है. तो हम अगर वर्क प्लेस की डेफिनेशन के बारे में बात करें पॉश में, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस? Okay, so under POSH Act, any premises or the physical space where you're sitting and you're working is your workplace. And there is a concept of extended workplace that says any place you are visiting during the course of employment is even your workplace. Can be ट्रेनिंग और ऑफ साइट मीटिंग हो सकता है, ऑफिशियल इवेंट हो सकते हैं आपके. अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ के कार्निवल्स हो सकते हैं, फेस्ट हो सकते हैं. कोई भी आप ऑफिस रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी कैब्स हो सकती है, आपकी फ़्लाइट हो सकती हैं, आपके एयरपोर्ट्स, आपकी रेलवे स्टेशंस, आपके होटल रूम्स, ये सब आपका वर्क प्लेस का पार्ट बनता है. यस. अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी को टच भी नहीं किया है, then too we can fire a posh complaint. Yes, absolutely. It does qualify to the sexual harassment. हरासमेंट हमेशा फिजिकल नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है. यस, हरासमेंट किसी को घूरना, किसी को इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करना, कुछ ऐसी पर्सनल बाउंड्रीज को इन्वेट करना, पर्सनल क्वेश्चंस करना, चाय कॉफ़ी लंच इन सब पे रेगुलरली बहुत कंटिन्यूसली फॉलो अप्स करना, ये सब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट है. एंड वी इवन डिस्कस वन कैटेगरी जहाँ पे शोइंग पोर्नोग्राफी एंड देन डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर. यू आर नॉट टचिंग समवन बट यू होल्ड द अथॉरिटी, यू आर इन पार्ट, सो यू डिमांड फॉर सम सेक्सुअल फेवर टू योर जूनियर, वेयर इट्स अ पावर गेम. तो
either it can be a demand and return, you can offer some employment related benefit, or it can be a kind of threat as well. मेरे लिए ये कर दो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारा हम्म करियर खराब कर दूंगा, तुम मेरे लिए ये कर दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा प्रमोशन दे दूंगा. तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरीज हैं. कैटेगरीज में Yes. आते हैं. ऐसा कौन सा सबसे कॉमन केस है जो आपको वुमेन्स की तरफ से रेगुलरली आता है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, वो ज्यादातर फेस करती हैं? Okay. So Akanksha, मुझे when I interact with number of women in my day-to-day practices, जो मुझे सबसे ज़्यादा common complaint आती हैं लोगों का, वो है एक तो comment which does cross the boundary and become the harassment. अच्छी लग रही हो, कातिल लग रही हो, फटाका लग रही हो, बॉम्ब लग रही हो. Yes, and then इसके साथ साथ अरे you have put on right weight at the right places. ये कुछ इस तरह के comments हैं जो लोगों को लगता है भी complimented, but you know they are crossing the boundaries and it is making every woman uncomfortable. एंड सेकंड होता है कई बार वर्क प्लेसेस पे a group of male is discussing something और female is standing nearby, तो वो कुछ कॉन्वर्सेशन उनकी ऐसी होती हैं जो पास में खड़ी हुई फीमेल को अनकंफर्टेबल फील कराती हैं. और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, इट वाज वी वर डिस्कसिंग इट इन द ग्रुप. तो ये एक अनदर कैटेगरी है which we get to hear when in our interaction. And third category is important, that's about the touch, physical touch. So if I say hi Akanksha, it's a normal handshake. But what other sometimes people do is वो हाथ को होल्ड करते हैं और वो हाथ को यहाँ से स्क्रैच करने लगते हैं या ऊपर से अपने फीमेल के हाथ को होल्ड करके रब करते हैं या बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं. पीछे कमर पे हाथ डाल लेते हैं, बात करते करते ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, शोल्डर पे हाथ रख देते हैं, कमर पे हाथ घुमाने लगते हैं. सो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे दे फील अनकंफर्टेबल बट दे आर नॉट श्योर दैट if we can report it to the internal committee. बट देन टू अगर इतना अनकंफर्टेबल और आप सामने किसी को करा रहे हो, तो हैंडशेक में भी अगर आप किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो तो व्हाट यू सजेस्ट वुमन को किस तरह से एक्ट करना चाहिए? See, I would say कि start taking stands. आप हर जगह मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, what अगर मैंने ये किया, what if I do this, if that happens, तो इन सब से बाहर निकल के start saying no and make it clear to everybody in your surrounding that your no is a no. It doesn't need any explanation and there is no second chance, है ना. आपको जो चीज़ अनकंफर्टेबल लगी है, आपका सिक्स्थ सेंस विल ऑलवेज बी देयर. आप पता कर सकते हैं कि दैट वाज इनअप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. और उसको फिर अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो हम वो जो एक हरासर का माइंडसेट है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो आज वो आपके साथ है, कल वो किसी और के साथ होगा. तो स्टार्ट सेइंग नो एट द फर्स्ट को इटसेल्फ. वेट नहीं कीजिए कि आज हुआ है देखेंगे फिर कब होता है, या दोबारा ऐसा किया तब मैं ये करूंगी. ये चीज हर फीमेल को इसको छोड़ के पहली ही बार में ना बोलना आना चाहिए. एंड safety, providing a safe workplace, it's not something our organizations are doing something additional for us, it is our fundamentally guaranteed right. तो ये हमारा हक है जिसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी. और वर्क प्लेस पे तो काम करना ही है. तो उसके लिए स्टैंड आई गेस वुमेन को खुद को शुरू से ले लेना. राइट्स के लिए कितने बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए हैं, कितने बड़ी हम आज जहाँ बैठे हैं, जिन बारे में बात कर रहे हैं, इनके पीछे कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने उसको एक्सेप्ट ना करके अपना कदम बढ़ाया. अभी अभी हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया है. देन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एन काइंड ऑफ क्वेश्चनेयर केम इन माय, मुझे एक क्वेश्चनेयर दिखा, तो वहाँ में मैं देख रही थी फर्स्ट विमेन जिसे माउंटेन चढ़ा, जो चांद पर गई, जिसने अपने एजुकेशन के लिए फाइट किया. तो देन आई कुड अंडरस्टैंड कि दिस विमेंस डे इज नॉट जस्ट अ celebration for a day, it has a history, it is a celebration of courage.
जो उन लोगों ने किया उसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं, उसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, अपने वर्क प्लेसेस पे जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका आवाज़ उठाना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सो फॉर ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द वर्क प्लेस, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर किसी को भी वुमेन, आइदर मैन और वुमेन, अब तो दोनों ही इस कैटेगरी में जैसे आपने बताया आते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे ही उन्हें सेक्सुअल हरेसमेंट या हरेसमेंट का कोई भी उन्हें फील होता है कि इट्स अ कंप्लेन, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना बोल देना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। और फिर भी अगर वो बिहेवियर नहीं रुकता है और कंटिन्यू चलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि अप्रोच टू योर इंटरनल कमेटी। अपनी इंटरनल कमेटी को अप्रोच कीजिए। इंटरनल कमेटी नहीं है तो अपने एचआर से बात कीजिए, और जो भी घटनाएं हो रही हैं और उनका अगर कोई क्रम है, आज ये हुआ था, कल ये हुआ था, आपने 2 बार मना भी किया, फिर भी वो जो भी हैरेसर है वो नहीं रुक रहे हैं, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप इनको डॉक्यूमेंट भी करिए। कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, रेफर्स टू कोई एविडेंस है, कोई विटनेस है, तो उन्हें भी आप इन प्लेस रखिए, क्योंकि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ये चीज़ें आपके केस को एक बैकग्राउंड, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर्स के लिए कि एम्प्लॉयर्स को क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग creating this POSH awareness and creating this IC committee in their organization? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चॉइस नहीं है, इट इज मैंडेटरी टू बी कंप्लायंट विद द POSH. If you have more than 10 people, then it is mandatory to have internal committee in place. 10 से कम लोग हैं तो अगर आपके पास कोई केस आता है तो वो आप लोकल कमेटी के पास आपका केस जा सकता है। But if you are more than 10 employee you have, irrespective of gender, you need to have internal committee in place. तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि इंटरनल कमेटी बनाए, पॉश पॉलिसी रखें, क्रिएट करें अवेयरनेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेयर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टिल मिसिंग। तो अपनी इंटरनल कमेटी भी बना दी है, लेकिन इंटरनल कमेटी स्किल्ड नहीं है। लोगों को ये नहीं पता है, इंटरनल कमेटी के मेंबर्स को ये नहीं पता है पॉश कंप्लायंस है क्या, इन्वेस्टिगेशन कैसे करने हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पॉश कंप्लायंस को लेकर। तो टू do the internal capacity building trainings is very important, and because it's very sensitive टॉपिक आई वुड से। कभी कोई केस आता है और अगर उन्हें सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल करना नहीं आता है, प्रॉपर कंप्लायंस में अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स की भी बात करें तो भी उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन रन करना है, क्या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो अगर हमारी आईसी स्किल्ड नहीं है तो ये एक ब्लंडर आईसी कर सकती है। तो आईसी को एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, देन ऑर्गेनाइजेशन में जो आईसी है टू रन द इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक सेफ सेटअप प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो सकता है। आईसी बना दी है, आईसी की मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, मीटिंग हो रही है तो ओपन रूम्स में हो रही हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आईसी को प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एज आई सेड, इट्स नॉट अ चॉइस, इट इज मैंडेटरी कंप्लायंस। तो अगर आपके पास इंटरनल कमिटी नहीं है देन यू आर अ नॉन कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसकी जो पेनल्टी है दैट इज 50,000। और अगर आप सेकेंड टाइम में भी कंप्लायंट नहीं होते हैं देन इट इज डबल ऑफ द अमाउंट विच हैज बीन देयर इन द फर्स्ट गो, दैट वाज 50,000, तो ये उसका डबल हो जाता है। थर्ड, अगर हम बात करें फिर भी अगर आप कंप्लायंट नहीं होते हैं तो आपका बिजनेस लाइसेंस रिन्यूअल कैंसिल हो सकता है, बिजनेस लाइसेंस ही कैंसिल हो सकता है। सो दीज आर दी पेनल्टीज। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for any organization, that is for every employer, to be compliant with the POSH. बट मैम जैसे उन्होंने आईसी तो फ्रेम कर ली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बट आईसी मेंबर्स कौन होने चाहिए और आईसी मेंबर्स का उनके खुद के रोल कितने इम्पोर्टेंट है, उनकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि विदाउट ट्रेनिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि
आईसी को पता हो कि उन्हें कैसे एक्ट करना है, हम्म। बट आईसी के मेंबर कौन होने चाहिए? ओके, सो आकांक्षा, पॉश एक्ट में क्या आईसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। सो इंटरनल कमिटी, इट्स अ काइंड ऑफ independent body that hold the power of a civil court। तो ये एक बहुत ही एम्पावर्ड बॉडी है, इंडिपेंडेंटली काम करती है एंड मैंडेटरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 10 से ज़्यादा लोग हैं उनके लिए। तो अगर हम आईसी की बात करें, जब आपको इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, एक सिविल कोड के बराबर की आपको ताकत दी गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इंटरनल कमिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉश अवेयरनेस इनिशिएटिव्स रन करें, फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करें जहां उनके क्या एजेंडाज हैं, कोई केस के बारे में डिस्कस करना है, कोई एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनिशिएटिव्स हमने रखे हैं। तो एक्ट कहता है कि फ्रीक्वेंट मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन नंबर कितना होना चाहिए दैट्स नॉट मेंशन इन द एक्ट, बट यस वी सजेस्ट आवर क्लाइंट दैट एवरी क्वार्टर वी शुड मीट। तो ये मीटिंग्स होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हेन आई से द पावर ऑफ इंटरनल कमिटी इज़ वेरी हाई, सेम इज़ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इंटरनल कमिटी बन गई है लेकिन ऑन पेपर जो हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, देन अगेन वी आर मिसिंग देयर। सो हर मीटिंग को डॉक्यूमेंट करना, अटेंडेंस कैप्चर करना, ये सारी चीज़ें, ताकि हम एक कल्चर इज अनडाउटेडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन एट द सेम टाइम कंप्लायंस एज वेल। तो कंप्लायंस पर्पज से भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हमारी एनुअल रिपोर्ट सबमिट हो रही है या नहीं हो रही हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एम्प्लॉय जो न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं क्या उनके इंडक्शन में हमने पॉश को रखा है या नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें आईसी हैज़ टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट to be a compliant organization, if organization is following it or not, पॉलिसी है या नहीं है तो फ्रीक्वेंटली उसका रिव्यू करना कि कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। आईसी फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉश एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आईसी हैज़ टू बी विमेन हेडेड कमेटी। इसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उसी वर्क प्लेस की एक सीनियर लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। एंड अब सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं उसको सेलेक्ट करने के, वो कितने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या उन्होंने कभी आईसी में इस रोल को हैंडल करा है। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं विच वी accordingly we can select the presiding officer in the organization। Then we need to have 2 more members जो कि internal organization का ही part होते हैं, someone who has interest in the domain of sexual harassment, women empowerment। Then the external member which is again a mandatory member for the organization। external member का होना भी mandatory है। external member कोई भी आपका जो किसी एनजीओ में काम कर रहा हो वो हो सकते हैं, और जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टिंग एंड सेक्सुअल हरासमेंट के डोमेन में काम किया हुआ हो वो आपके लिए प्रेफर्ड एक्सटर्नल मेंबर होता है। और एक्सटर्नल मेंबर का क्या रोल है, एक्सटर्नल मेंबर इज़ द वन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अनबायस्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को रन करने की। एंड इट इज़ ऑलवेज अज्यूम दैट द एक्सटर्नल पर्सन कम्स विद एन एक्सपर्टीज इन हैंड इन द डोमेन ऑफ पॉश, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट भी कर सकते हैं हाउ टू बी ए कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन, हम कहाँ मिस कर रहे हैं, व्हाट एडिशनल इनिशिएटिव्स वी कैन रन। तो एक एक्सटर्नल मेंबर का सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्ट बोलता है कि 4 लोगों का होना मैंडेटरी है जिसमें से 50% विमेन आपका होना चाहिए, इट हैज़ टू बी हेडेड बाय अ विमेन एम्प्लॉय एंड दैट्स ऑल। बाकी मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए इसके ऊपर कोई पॉश एक्ट में बात नहीं करती। Okay, but minimum there should be 5 members. 4 members. 4 members. Minimum 4. Out of Okay. that 50% should be female. Female. External member के gender पे there is nothing specific, कोई भी हो सकता है। If you are
जस्टिफाइंग 50-50% बट वाला सेम रेशियो। सेम ऑर्गेनाइजेशन से हटके एक्सटर्नल मेंबर की रिक्वायरमेंट, आई थिंक ये बायसनेस वाला पॉइंट बड़ा ही प्रैक्टिकल सा दिखता है कि बाहर से कोई आएगा तो वो कम से कम बायस नहीं होगा। Definitely, that is the purpose of having an external member in the internal committee, because जब हम अपने डे टू डे इंट्रैक्शंस में लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे बात करते हैं, तो हम अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं, अरे वो तो बहुत मजाक में ऐसे ही बोलता है, अरे उसने ऐसे नहीं कहा होगा। एंड व्हेन अ केस कम्स तो हम कहीं ना कहीं उसको लेके बायस्ड होते हैं, जजमेंटल होते हैं। तो इसी को हटाने के लिए एक्सटर्नल मेंबर इज इम्पोर्टेंट। अभी हमने बात की आईसी मेंबर्स की, तो आईसी मेंबर्स की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? See, IC member, I would say first thing they should have interest in working in this domain. कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है और हम उसे आईसी का मेंबर बनाकर अपॉइंट कर देते हैं, करेक्ट, दे विल नॉट हैविंग दैट, ना वो उस रोल को, उस पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं करेंगे। देन एम्पैथी इज वन थिंग, जब भी आपको कोई केस हैंडल करना है तो आप एम्पैथेटिक अप्रोच होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी, आप किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, you should have that unbiased approach in your handling. You should be ethical in handling the processes, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेस सेट करे हुए हैं उनको आप एथिकली फॉलो करें। द नॉलेज ऑफ पॉश एक्ट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अगर ये चीज़ें आपको रिसोर्सेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हैं, देन आई थिंक दे विल बी द राइट फिट टू बी इनटू द आईसी। हाँ, एंड अगेन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, when I said they should follow the process of the organization, then definitely they should understand the importance of confidentiality of the matter. So confidentiality maintain karna is again very important part of the IC. अंजलि जी, अभी भी वर्क प्लेस पे बहुत सारे केसेस होते तो हैं बट दे आर नॉट रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए जिससे कि दे फील सेफ टू स्पीक अप इफ समथिंग हैपन विद देम, आकर के कम से कम वो रिपोर्ट तो करें, बात कर पाए, बात करें। सो मुझे आकांक्षा ऐसा लगता है कि जो केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं बेसिकली उसके रीजंस होते हैं फियर, रिटेलिएशन, दे नो दैट दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर इंटरनल रेड्रेसल मैकेनिज्म इटसेल्फ, या फिर प्रीवियसली कोई केस इस तरह से हैंडल किया गया है दैट हैज सेट अ टोन इन द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर इफ यू विल रेज योर वॉइस यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो मिस हैंडल्ड होते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में लोग अपनी आवाज़ उठाना प्रेफर नहीं करते, केसेस लेफ्ट अनरिपोर्टेड। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्या कर सकती है? आई थिंक अवेयरनेस प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल हियर। तो आप अवेयरनेस क्रिएट करें एंड अ मैसेज दैट गोज फ्रॉम लीडरशिप ऑलवेज हैव अ वेरी हाई इम्पैक्ट। तो अपनी लीडरशिप का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन समबडी रेजेस अ वॉइस, है ना, सपोर्ट देम, बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर देम, listen to them without any judgment, don't be judgmental। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक्सटर्नल मेंबर का रोल क्या होता है, तो वो एक जो हम एक बायसनेस या जजमेंटल माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं, तो वो हमारा अगर नहीं है, then and people feel valued in the organization, they feel respected, they feel safe, and they feel yes, it is my right, they will always be very much open and comfortable in approaching to the internal committee or to the right authorities in the organization. So I think providing a safe workplace is the responsibility of organization, और प्रोवाइडिंग द सेफ वर्क प्लेस की अगर हम इसको और डिटेल में हम बात करें तो आप अपनी अवेयरनेस क्रिएट करें, आईसी को सपोर्ट करें कि वो अपनी जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह प्रैक्टिसेस कर रही है वो कर पाए, उन्हें किसी तरह का प्रेशर ना क्रिएट करके उनके ऊपर रखें। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ कल्चर जहाँ लोग आराम से आकर आपसे बात कर पाएंगे। और एवरी कंप्लेन इज नॉट अ पॉश कंप्लेन, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा, लेकिन ये
अब वो कंप्लेन पॉश कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन वो तभी पता लगेगा ना व्हेन दे विल कम टू यू, दे Come विल to you. डिस्कस विद यू। They will तो feel safe to ये come. ये उन्हें वो हम्म, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें करेगा। जहाँ वो आपसे आकर खुले से बात कर पाए। और जब हम वर्क प्लेस पे देखते हैं, मतलब बहुत जो फ्रेशर गर्ल्स हैं हम्म। जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जस्ट ज्वाइन किया है, हम्म। वो इतनी, आई थिंक ये ओरिएंटेशन का बहुत सारी कंपनीज में पार्ट होता नहीं है पॉश, जिनमें होता है वहाँ पे आइडियंस थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होती है। पर जो यंग गर्ल्स हैं वो जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करती है, उन्हीं के साथ बहुत सारी चीजें हो जाती है और वो शायद पहुंच नहीं पाती है कंप्लेंट्स वहां पर। तो वहां पर क्या करेक्शन होना चाहिए ऐसे न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉयज के साथ में जब कुछ होता है? देखिए, उस लेवल पे करेक्शन करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में होती है, स्टार्ट दिस एजुकेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को पॉश मैंडेटरी है फॉलो करना, एंड आई एम एसोसिएटेड विद मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे पॉश बहुत ही एथिकली प्रैक्टिस किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बच्चों को 4 सेशन मतलब साल में आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं अब पॉश उनके खून में दौड़ने लग जाता है। तो इस तरह से आप उस स्टेज का वेट ना करें कि वो कैंपस टू कॉर्पोरेट वाले कल्चर में आए एंड देन दे फेस एंड दे हैव नो आइडिया, दे आर ब्लैंक। स्टार्ट दिस एजुकेशन फ्रॉम द अर्ली लाइफ इटसेल्फ। एंड यस, अगर फिर भी वहाँ मान लीजिए कोई यंग रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ओरिएंटेशन, अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में उसको इंक्लूड कीजिए। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपके लीडर्स को भी मुझे लगता है दी जानी चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को ये फील कराएं कि ऑल्दो दे आर नॉट एजुकेटेड ऑन दिस, द ट्रेनिंग इज नॉट येट डन, बट स्टिल अगर किसी भी तरह का कभी कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंप्लेन है, कोई डिस्कशन आपको करना है, तो दे कैन ओपनली दे कैन अप्रोच टू देम। वर्क प्लेस में मैनेजर्स का जो रोल होता है, आई थिंक बड़ा क्रूशियल होता है। उनके पास सपोर्ट कर भी सकते हैं और बहुत सारे उनके पास ऐसे पावर्स भी होते हैं, उनके पास परफॉर्मेंस है, उनके पास अटेंडेंस है। एक फीमेल एम्प्लॉय कई बार उस पावर के चक्कर में अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाती है, देन उनके साथ कई प्रॉब्लम्स मे भी हो रही है, उनके पास कंप्लेन उनके पास है पर फिर भी वो रेज नहीं कर पा रही है। ऐसे में वो वुमेन्स को, उन फीमेल एम्प्लॉयज को व्हाट यू वांट टू से? I would say only one thing, raise your voice, that start saying no। चाहे वो आपके मैनेजर हैं, आपके कुलीग हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, कोई भी हैं, बीइंग सेफ इज योर राइट। तो उस एंड इट्स नॉन नेगोशिएबल है ना, रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल, एंड इफ यू नॉट डिमांड फॉर इट, नोबडी विल कम एंड गिव यू। तो आप स्टार्ट रेजिंग योर वॉइस, एजुकेट योर सेल्फ। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है, कीप योर सेल्फ अवेयर, एजुकेट योर सेल्फ, तो आपको और स्ट्रांगली पता होगा व्हाट इज द राइट चैनल, किसे अप्रोच करना है, किस फॉर्मेट में करना है, क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए व्हेन वी रेज द वॉइस। So I think this can bring a lot of changes when you are educated, when you are aware, when you have that हिम्मत to raise the voice। तो वहीं से एक चेंज आ सकता है, वो मैनेजर हो या। और आपने जिस तरह के केस की बात करी है, इट्स वेरी कॉमन। तुम लेट आती हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा लेट आना मैं देख लूँगा, तुम मुझे संभाल लो, मैं ये संभाल लूँगा, तुम्हारा प्रमोशन मैं कर दूँगा, तो मुझे ये बेनिफिट दे दो, या ये नहीं करोगी तो मैं वो कर दूँगा। So it's very, very common, but I have noticed a huge, shift in this nowadays, as women are coming very strongly, and awareness is playing a very big role here। तो डेफिनेटली मुझे लगता है रेज योर वॉइस इज अ वन सॉल्यूशन, क्योंकि आप सब कुछ है, लेकिन अगर आप वॉइस ही रेज नहीं करते हैं तो आपको नोबडी कैन सपोर्ट यू। हमने सुना है ना कि खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। करेक्ट। तो अंजलि जी, आई गेस पॉश ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हर किसी एम्प्लॉय को है, चाहे वो जूनियर है, सीनियर है, मैनेजर लेवल पर है, डायरेक्टर है, कंपनी के फाउंडर हैं। तो आई हर्ड अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यू गिव्स ट्रेनिंग्स, यू डू टीटीटी प्रोग्राम्स आल्सो। सो आपके प्रोग्राम्स के बारे में हमें कुछ बताइए। ओके, सो आकांक्षा, एज यू सेड, पॉश की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे है ना। आप
जूनियर है, सीनियर है, आप एचआर में हैं, आप आईसी मेंबर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप लीडरशिप रोल पे हैं, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। सो एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं। वी आर एसोसिएटेड विद मैनी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग विद JK, टाटा, बिरला ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वी आर डूइंग द अवेयरनेस प्रोग्राम। जयपुर बेस्ड भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारी एसोसिएशन है। So these are basically short duration awareness program where we go there, we talk about POSH, we educate the team, and we help them from silence to speaking up. And it's a big shift, I would say, which we noticed post our awareness program, and people reach out to us that it was very interactive, we enjoyed it. इतना अच्छा कई बार हमें फीडबैक आता है, एकदम क्लियर हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। सो दिस इज अ जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम और वी कॉल इट पॉश कनेक्ट। Then we do the IC capacity training program. That's an exclusive program we run to educate the IC, जहाँ हम POSH Act के technical aspect, documentation, investigation process, इन सब पे बात करते हैं, along with the basic information, I mean the detailed information of POSH Act definitely. आता है हमारा IC training program, IC internal committee capacity building training program, which is a kind of 4 to 6 hour training program हमारा होता है, जहाँ हम basically detail about the POSH Act, then the documentation which is important, what are the things should be there to be a POSH and compliant organization, as an internal committee case आता है तो कैसे handle करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कंप्लायंस को कैसे हैंडल करना है, पॉश ऑडिट अगर आती है तो वो कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पॉश का जो आईसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है उसमें वी डू शेयर। Then third, we do HR mastery programs as well. Few of my clients have requested us to curate a program जहाँ वो अपने 15-20 लोग जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में एज एन HR काम कर रहे हैं, HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो उन्हें दे वांटेड देम टू बी स्किल्ड, सो दे बिकम द चैम्पियंस ऑफ पॉश, है ना। Why only I see, even if somebody is not okay and HR observe this कि हाँ something is going wrong here, correct, and they know yes it qualifies to sexual harassment, they should be able to direct it to the right authority. So they again, it's a part of culture. They wanted to have more champions, POSH champions in the organization. Then we came with the HR mastery program, and then we even do our POSH train the trainer program. That's an exclusive program we are doing. It's a 2 days program, 9:30 to 5 we do this. It does include your breakfast, lunch, your certificate, interactive discussions, case studies, real time role plays even we are doing, and it has kind of post training support also we provide there. And we don't just create the awareness or educate them or help them to be the so equipped with the POSH Act so that they can be the part of internal committee, but we help them to be the next trainer in the industry. So one trainer cannot reach everywhere, so Right. I am trying to create a ripple effect where we empower more trainer and we build a strong community. And as of now, this is an exclusive program for the Rajasthan ke HRs ke liye we are doing it, and 2 batches we have already done. Great. Very soon we are coming with our 3rd batch. In the month of April we will be doing it. So I would say someone who is willing to enhance their knowledge, to be the POSH trainer, to be the part of internal committee, or willing to be this change maker, Correct. this program is the right choice for them. इसके अलावा और क्या सर्विसेज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देते हैं? सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं पॉश की ही बात करूं तो वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राफ्ट देयर पॉलिसीज। हम एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एम्पैनल करते हैं उनके साथ, अवेयरनेस सेशंस करते हैं, इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, केस हैंडलिंग में हम उन्हें सपोर्ट करते हैं. सो दीज आर दी पोस्ट रिलेटेड सर्विसेज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर इवन delivering training for the POXO as well, for the child sexual offences.
And as we discuss about the POSH TTT, so that's again an exclusive program we are running. If somebody want to register in the TTT program, वो कैसे कर सकते हैं? आकांक्षा, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी पोस्ट टीटीटी प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना चाहता है, इट्स अ क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दे हैव टू बी विद अस। इन पर्सन ट्रेनिंग ये होता है, तो 2 दिन आपको निकालने पड़ेंगे। आप हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ईमेल आईडी हैं, उससे आप उनके थ्रू हमसे कनेक्ट कर लीजिए। हमारी वेबसाइट को आप देख सकते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। और एक गूगल फॉर्म हमारा है, उसे आप फिल कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। अंजलि जी, आपका एक लास्ट मैसेज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। So Kanksha, for the organization, I would say providing a safe workplace is the responsibility, and safety is not a privilege, it is a right, and no itself is a sentence. It doesn't need any explanation, and no should be respected and should be well accepted. No means no. Thank you so much for coming on the show and telling us these all important aspects of POSH. Thank you so much. Thank you so much, Akanksha. Thanks for having me. Thank you. So, आज की कन्वर्सेशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, POSH सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इट्स एवरीडे बिहेवियर। हर एम्प्लॉय को समझना होगा कि बाउंड्रीज क्या होती है, हर मैनेजर को समझना होगा कि पावर का मिसयूज क्या होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें एक सेफ वर्कप्लेस क्रिएट करना है या सिर्फ कंप्लायंट दिखना है। अंजलि सुनेजा जी के आने वाले 2 डेज टीटीटी क्लासरूम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने टीममेट्स और फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन। ऐसे रियल प्रैक्टिकल कन्वर्सेशंस के लिए फॉलो करें अलाइनमेंट टॉक्स को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अलाइन एंड कीप लर्निंग।